सभी को जय हिंद। और आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज क्लास 10 के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा फिजिक्स के क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट जितना जो हम लोग लाइट किसी को मारता है और ध्वंस निकालता है उसी का नाम है करंट। एकदम छुएगा ध्वंस नहीं करेगा, तो बहुत बड़ा करंट मारा झटका। तो इस चैप्टर में नए अंदाज और नए शब्द के साथ हम लोग पढ़ेंगे, वो बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, यानी जो धारा हम लोगों का जो बहता है। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं किसी आप आपस में जैसे आप लड़ाई झगड़ा कभी कभी हो जाता है तो बोलते हैं कि फलाना का मार के नाम खुद से धारा। तो धारा का मतलब होता है लगातार, और लगातार जैसी फ्लो करेगा तो करंट कभी रुक रुक को फ्लो नहीं करता है, वो हमेशा कंटिन्यू लगातार आपकी चार्ज से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सब चीज देख रहे हैं कि सब चार्ज कैसे होता है और उसका आवेश का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सारी चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझिए। आइए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आवेश के बारे में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग चार्ज। और इस जो चार्ज है ये चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर आवेश क्या है। तो पहले आप सीधी सी बात को समझिएगा कि जो आवेश होता है वो आवेश प्लास्टिक का एक कंघी, प्लास्टिक का क्या लेना है। और यहाँ पे जैसे हमने प्लास्टिक का कंघी लिए और इस प्लास्टिक के कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसको सटाइए। तो पहले कंघी प्लास्टिक का जो कंघी होगा वो कंघी छोटा छोटा टुकड़ा में आकर्षित नहीं करेगा। आकर्षित कब करेगा, जब उस प्लास्टिक के कंघी को अपने सूखे बाल में रगड़िए और सूखे बाल में रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को सटाइएगा तो कागज उस कंघी की ओर आकर्षित, जिससे यह हम लोगों को स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक के कंघी को सूखे बाल में रगड़ने से वह कंघी चार्ज हो जाता है, यानी कंघी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। और जैसे जब कंघी आवेशित हो जाता है तब वो कागज के टुकड़ा को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण देते हैं, ये हम लोगों का चलता उदाहरण है। तो गाँव भर में हम लोग जानते हैं, उपयोग करते हैं। जब प्लास्टिक कंघी का बाल को झाड़िए और बाल को झाड़ने के बाद आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ा लीजिए और उसकी इस तरह हटाइए। वो देखिएगा कि इस प्लास्टिक का कंघी होगा तो छोटे छोटे कागज को आपको क्या करेगा, आकर्षित, क्या करेगा, आकर्षित कर देगा। तो इसे जान के हम लोगों को इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्लास्टिक को कंघी को सूखी बाल में रगड़ने से कंघी चार्ज हो जाता है, वह अपने क्या करता है, विद्युत बल के कारण आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार से
एमोनाइट के छान लीजिए, किसका छान? अगर एमोनाइट की छान लीजिए, एमोनाइट की छान, और एमोनाइट की छाल को इसको आप रगड़िए, जानते हैं क्या चीज में? खून में। क्या में रगड़िएगा? खून में। जैसे एमोनाइट के छाल को आप खून में रगड़िएगा, खून में रगड़ने से एमोनाइट का छाल क्या है? क्षार होता है, आवेशित हो जाएगा, उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब एमोनाइट की छाल को खून पे रगड़ा जाता है, एमोनाइट की छाल आवेशित होता है। ये समझ में आ गया? आवेशित कैसे हो रहा है? यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने में घर्षण होता है, और उस घर्षण के कारण आवेश की क्या होती है? यानी घर्षण के कारण आवेश क्या होता है? अगर क्या इस प्लास्टिक के टंकी को इस बाल में हम लोग नहीं लगाते दूसरा से, तो क्या इसमें घर्षण का गुण आता? और जब घर्षण का कुछ नहीं आता, तो क्या छोटे छोटे कागज का टुकड़ा इस प्लास्टिक के टंकी में चढ़ पाता? नहीं चढ़ पाता। इसलिए कहा जाता है कि जब एक प्लास्टिक के टंकी को सूखे बाल में रगड़ा जाता है, वह प्लास्टिक का टंकी चार्ज हो जाता है। ठीक उस प्रकार से जब एमोनाइट के क्षण को खून के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो वह एमोनाइट के क्षण चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, उसमें आवेश हो जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग देखें कि सर ये आवेश हम लोग देख लेंगे घर्षण हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से घर्षण कराते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जब रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु की ओर गमन करता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे धन आवेश होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहां से आप समझिएगा कि सर एक हम लोग मान के चलिए, सपोज दैट हम लोग देखिए, मान लेते हैं क्या एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है, एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु क्या है? ये। अब ये दोनों वस्तु है, और दोनों वस्तु को यहां से क्या कर रहा है कि यहां से इसमें से ये सब प्लस है, क्या प्लस है, और इसमें हम लोगों को क्या माइनस। दो वस्तु लिए, एक वस्तु का नाम देंगे ए और एक वस्तु का नाम देंगे B। और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल करके, इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस वस्तु की ओर जा रहा है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल करके, एक वस्तु से निकाल करके दूसरी वस्तु में प्रवेश करता है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? धन आवेश। कैसा में? धन आवेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, सॉरी ग्रहण करता है, उस पर कैसा हो जाता है? ऋण आवेश। कैसा हो जाएगा? ऋण आवेश। ऋण आवेश हो जाएगा। अब देखना है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग किया उस पर धन आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश किया। अब इस एक बात और आपको ध्यान रखना है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और उस पर चार्ज धन आवेश हो गया, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन की कौन सी बाबू? संख्या। प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। किसका संख्या बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ऋण आवेश उत्पन्न होता है, जबकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से धन आवेश उत्पन्न होता है। यानी आवेश की उत्पत्ति का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है,
यानी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल करके दूसरी वस्तु में अगर गमन करता है तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस पर धन आवेश होता है, और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर ऋण आवेश। और इतना ही नहीं, और इसके बाद हम लोग देखें सर निकाल करके तो गमन किया, और जैसी जो आवेश है तो ये आवेश के बारे में हम लोग क्या देखें कि ये जो चार्ज आवेश है, ये आवेश का हम लोग देखा गया, इसका हम लोगों का गुण क्या क्या है। तो यहाँ पे गुण इनको में देखने के लिए मिला कि एक समान आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि असमान आवेश में आकर्षण बल कार्य करता है। तो बात हमें आया कि समान आवेश, यानी कहने का मतलब कि अगर प्लस है और प्लस है, ये दोनों प्लस प्लस है, तो ये दोनों जैसे अगर प्लस प्लस है तो इस पर भी प्लस प्लस है, तो एक जो बल है वो आकर्षण के प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण। कारण क्या है कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है? तो कारण यह है सर कि जो आवेश है वो दोनों समान है कि असमान? समान आवेश तो क्या प्लस प्लस रहे, या तो आपको क्या रहेगा माइनस माइनस रहे। इसमें भी तो आप देखिएगा आवेश, इस पर भी तो चार्ज सेम है, तो इसमें भी बल लगेगा कैसा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल क्यों लग रहा है, जो क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आवेश हमेशा कैसा है एक समान। कैसा एक समान। अगर यही बात अगर एक यहाँ पे प्लस रहे और दूसरे यहाँ पे माइनस रहे तो बताइए आवेश समान है कि असमान? यानी इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है, असमान में बल कैसा लगेगा? आकर्षण। कैसा लगेगा? आकर्षण। यानी समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आकर्षण बल लगता। आप देखिए तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में एक ही वैज्ञानिक आता है और वैज्ञानिक का नाम है कूलॉम। यह बात किसने बताया था कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण बल लगता है? इनकी व्याख्या क्या था कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इससे संबंधित हम लोगों को कूलॉम का नियम पढ़े। क्या नियम पढ़ेंगे? कूलॉम का नियम। आप देखिएगा हम लोग यहाँ पे कि कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम का नियम है कि कूलॉम एक वैज्ञानिक है और कूलॉम नामक वैज्ञानिक का कहना था कि एक समान आवेश में आकर्षण बल लगता है जबकि असमान आवेश में आकर्षण बल, यानी समान आवेश में प्रतिकर्षण बल और असमान आवेश में आकर्षण बल कार्य करता है। और आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बीच का दूरी, कुछ तो डिस्टेंस होगा ना दोनों बल के बीच में, उन दूरी के वर्ग के द्रव्यमानुपाती होता। यह बात बताए कौन? कूलॉम। इसलिए इस नियम का नाम पड़ गया कूलॉम का नियम। तो यही बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? समान आवेश में प्रतिकर्षण बल तथा असमान असमान आवेश में आकर्षण बल लगता। बन आ गया।
समान आवेश से प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेश में आकर्षण बल। और इतने नहीं, इसके भी लगने वाले के बीच लगने वाले के बीच लगने इसके बीच लगने वाले दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती का है। यह बात बताए थे कौन? गुलाम। कि समान आवेश में प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेश में आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल तो प्रतिकर्षण बल, यानी इसके बीच लगने वाले दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पे लिखेंगे एक समानुपाती Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। तो दोनों आवेशों को गुणनफल के पहुंचेगा समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो बीच गुणनपाती का मतलब हो गया क्या? बटा। क्या हो गया? बटा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक बराबर के इंटू Q1 गुना Q2 बटा में आर स्क्वायर। बटा में क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा जहां जहां के क्या है, जहां के एक क्या है तो नियतांक क्या है? नियतांक है। और के का एक मान होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो गया वो के एक नियतांक है और के का मान होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 गुना Q1 गुना Q2 अब बाटा में आर स्क्वायर। तो ये जो हम लोगों का हो गया ये फार्मूला किसका निकल का गया? तो ये जो फार्मूला आया वो कूलम्ब का नियम। हम पूछेंगे कूलम्ब के नियम के अनुसार फार्मूला ए बराबर 1/4πε0 गुना Q1 गुना Q2 बटा आर। हम पूछेंगे 1/4πε0 का मान बताइए। आपको बताना है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये कूलम्ब के बारे में बात बताए थे और यह बात आपको बताने का पड़ेगा कौन से? कूलम्ब। और इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब के बाद हम लोग आवेश के बारे में चलेंगे। आवेश का गुण क्या होता है, आवेश को हम लोग परिभाषा क्या देते हैं, कैसे मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है, ये सारे कुछ फॉर्मूला से संबंधित हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास। तो ये आपका लेक्चर 1 हुआ ये चैप्टर का और नेक्स्ट क्लास में आपका लेक्चर 2 होगा। जय हिंद।